हेलो, राधे राधे प्यारे बच्चों। आप सभी लोग जानते हो मेरा नाम पुष्पम वर्मा है। हम क्लास 12th में जो बायोलॉजी है, जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान में जो पहला चैप्टर है उसके बारे में डिस्कस करने आए हैं। तो हम लोग पहले चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम आपको दिख रहा है थंबनेल में कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। जो पुष्पीय पादप होते हैं या फ्लावरिंग वाले प्लांट होते हैं उसमें क्या पढ़ना है, उसमें जनन पढ़ना, और कैसा जनन पढ़ना है, लैंगिक जनन के बारे में पढ़ना है। इस लैंगिक जनन को पुष्पीय पौधों में पढ़ने से पहले हम थोड़ा पीछे जाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि जो पादप हैं, पादप पादप आए कहां से। तो हम लोग जानते हैं कि एक वैज्ञानिक आया जिनका नाम था कैरलस लीनियस। क्या नाम था? कैरलस लीनियस। अब भैया जी कैरलस लीनियस आते हैं और कैरलस लीनियस क्या करते हैं, आकारिकी को देखते हैं और आकारिकी को आधार मान करके ये दो जगत प्रणाली देते हैं। क्या देते हैं? दो जगत प्रणाली या टू किंगडम क्लासिफिकेशन देते हैं। अच्छा, दो जगत प्रणाली जो कैरलस लीनियस देते हैं उसमें क्या बताते हैं? उसमें एक तो आपका जंतु जगत बताते हैं और एक पादप जगत बताते हैं। और दो जगत प्रणाली के बाद तीन जगत प्रणाली आती है, चार जगत प्रणाली आती है, और सबसे ज्यादा मानी जाने वाली पांच जगत प्रणाली सबसे लास्ट में आती है। जो पांच जगत प्रणाली आती है उसको कौन देता है? आर.एच. व्हिटेकर नामक वैज्ञानिक आते हैं। और आर.एच. व्हिटेकर नामक वैज्ञानिक क्या करते हैं? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बताते हैं, पांच जगत प्रणाली के बारे में बताते हैं। तो पांच जगत प्रणाली जब हो जाता है तो उसमें पादप को भी स्थान मिला था, उसमें जंतु को भी स्थान मिला था, उसमें प्रोटिस्टा को भी जगह मिली थी, उसमें मानेरा जगत को भी जगह मिली थी, और उसमें फंजाई जगत को जगह मिली थी। ये सारी चीजें कौन बताता है? आर.एच. व्हिटेकर बताते हैं। लेकिन आर.एच. व्हिटेकर से एक वैज्ञानिक आते हैं और मिलते हैं जिनका नाम था आइकलर। आइकलर और आइकलर आके मिलते हैं और व्हिटेकर से बोलते हैं कि ये जो पादप जगत आपने बताया है, पादप जगत, क्या इसमें सभी पौधे आ जाएंगे? क्योंकि उनका कहने का मतलब ये था कि कुछ पौधे जो होते हैं वो पुष्पीय होते हैं जिसमें फ्लावर पाया जाता है, और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें फ्लावर नहीं पाया जाता है या अपुष्पीय होते हैं। तो आइकलर क्या करते हैं, जो पादप जगत है उसको दो भागों में बांट देते हैं। एक को कहते हैं पुष्पीय और एक को कहते हैं अपुष्पीय। ठीक, पुष्पीय में अगर हम बात करेंगे तो उसमें पुष्पीय में हम पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में। और जो अपुष्पीय थे उसमें हम लोग थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और पेरिडोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर, ये पूरा का पूरा चैप्टर किस पे आधारित है? जो पुष्पीय पौधे हैं, और पुष्पीय पौधों में भी कौन से? जो आवृत्त बीजी हैं, जिनके ऊपर, जिनमें बीज पाया जाता है, और बीज के ऊपर क्या पाया जाता है? एक खोल पाया जाता है, एक आवरण पाया जाता है। तो आवृत्त बीजी पादपों में लैंगिक जनन हम लोग मेजरली पढ़ने वाले हैं। तो पहले चैप्टर का नाम क्या है? पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। आइए हम लोग इसको देखने की कोशिश करते हैं और पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन को समझते हैं क्या है। ठीक, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन को समझते हैं कि है क्या। तो आप लोग ध्यान दोगे, सभी लोग ध्यान से एक एक चीज को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले पुष्प की संरचना। क्या देखेंगे सबसे पहले भैया जी? तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे पुष्प की संरचना के बारे में। अब पुष्प की संरचना जो होती है, इसमें आगे लिखा है कि ये जो आवृत्त बीजी होते हैं, आवृत्त बीजी पौधों का विशिष्ट लक्षण उसमें पुष्पों का उत्पन्न होना होता है। यानी आवृत्त बीजी जो पादप होते हैं उनका विशिष्ट लक्षण क्या होता है? उसमें क्या पाया जाता है? आवृत्त बीजियों में उसमें पुष्प पाया जाता है। ये क्या होता है? उसका विशिष्ट लक्षण होता है। ठीक, अगर हम फ्लावर की बात करें, अगर हम पुष्प की बात करें, तो एक पुष्प में अगर हम बात करें तो कितने चक्र होते हैं? चार चक्र होते हैं। कितने चक्र होते हैं? चार चक्र पाए जाते हैं। कौन कौन से चार चक्र पाए जाते हैं? एक होता है बाह्य दलपुंज, जो सबसे बाहरी चक्र होता है। एक होता है दलपुंज, जो उसके बाद में आता है। उसके बाद में पुमंग आता है, ये नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है पुष्प के अंदर। उसके बाद में आता है भैया जी जायांग, ये क्या करता है? ये मादा जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। अगर बाह्य दलपुंज को देखेंगे तो इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैलेक्स कहते हैं, और दलपुंज को कोरोला कहते हैं, और पुमंग को एंड्रोसियम कहते हैं, और जो जायांग होता है इसको क्या कहते हैं? गायनोसियम कहते हैं। यहां तक आपको क्लियर हो गया? अच्छा, ये जो पुष्प है, ये जो पुष्प है, इसमें अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो इसमें जो ये संरचना हमें दिखाई पड़ रही है, ये संरचना, इसी को क्या बोला गया है? इसी संरचना को भैया जी बोला गया है
इसको कहा जाता है बाह्य दलपुंज। क्या कहा जाता है? बाह्य दल पुंज। क्या कहा जाता है? बाह्य दल पुंज। कौन सी संरचना है? ये वाली संरचना है। और ये जो संरचना होती है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं दल पुंज। पुंज पुंज इसलिए लगा होता है क्योंकि ये क्या है? दलों का समूह होता है। ठीक। और अगर आगे हम बात करेंगे आगे, तो ये जो संरचना हमें दिखाई पड़ रही है, ये संरचना, इसी को अगर एक है तो क्या कहेंगे? पुंकेसर कहेंगे। पुंकेसर कहेंगे, पुंकेसर। और अगर बहुत सारे हैं तो इसी को क्या कहेंगे? पुमंग कहेंगे। क्या कहेंगे? पुमंग कहेंगे। तो पुंकेसर और पुमंग में आपको अंतर पता लग गया। अगर एक है तो पुंकेसर कहेंगे, और अगर ये गुच्छे में है तो उसको क्या कहेंगे? पुमंग कहेंगे। ठीक। आगे अगर हम बात करें तो आगे जो ये वाला पार्ट हमको दिखाई पड़ रहा है, ये वाला पार्ट, ये वाला, इसी को भैया जी क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं स्त्री केसर। क्या कहते हैं? स्त्री केसर कहते हैं। स्त्री केसर। स्त्री केसर जो होता है ये मादा जननांग होता है, और स्त्री केसर का समूह जो होता है ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है जायांग। क्या कहलाता है? जायांग कहलाता है। स्त्री केसर का समूह ही क्या कहलाता है? जायांग कहलाता है। यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब आगे हम लोग देखेंगे कि बाह्य दलपुंज का कार्य क्या होता है और दलपुंज का कार्य क्या होता है, और पुमंग और जायांग जो होते हैं ये लैंगिक जनन की प्रक्रिया में किस प्रकार से अपना योगदान देते हैं। तो अब आगे हम लोग आते हैं। अब आगे जब हम लोग आएंगे इसी में जब हम लोग आगे आएंगे तो ध्यान दोगे आप लोग, सब लोग भैया जी, ये जो बाह्य दलपुंज होता है, क्या ये जो बाह्य दलपुंज होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। लिखा है बाह्य दलपुंज तथा दलपुंज सहायक चक्र कहलाते हैं। ये सहायता करते हैं किसमें? लैंगिक जनन की प्रक्रिया में। जबकि पुमंग और जायांग आवश्यक चक्र कहलाते हैं, क्योंकि पुंकेसर यानी पुमंग और जायांग प्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं? लैंगिक जनन की प्रक्रिया में सहायक होते हैं या भाग लेते हैं। ये चीज यहां तक ध्यान दी। आगे अगर हम बात करेंगे, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? आवश्यक चक्र कहा जाता है, क्योंकि जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है, हम लोग जानते हैं कि फ्लावर जो होता है इसमें मेल पार्ट भी होगा और फीमेल पार्ट भी होगा। तो मेल पार्ट में क्या पाया जाएगा? पुंकेसर पाया जाएगा, और फीमेल पार्ट में क्या पाया जाएगा? जायांग पाया जाएगा या स्त्री केसर पाया जाएगा। ठीक। अब आगे आ जाते हैं। आगे अगर हम देखेंगे तो आगे हम देखेंगे बाह्य दलपुंज या कैलिक्स के बारे में। तो बाह्य दलपुंज क्या करता है? यह पुष्प का प्रथम चक्र होता है। प्रथम चक्र क्यों? यह सबसे बाहर पाया जाता है और सबसे नीचे होता है। यह पुष्प का प्रथम चक्र होता है जो अधिकांशतः हरे रंग का होता है। कैसा होता है? अधिकांशतः हरे रंग का होता है। एक चीज ध्यान रखना, आपसे पूछा जाएगा कि पुष्प का ऐसा कौन सा भाग है, पुष्प का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? कौन सी क्रिया होती है? प्रकाश संश्लेषण की, संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो कौन सा भाग है? बाह्य दलपुंज या कैलिक्स वाला पार्ट है जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। आगे लिखा है बाह्य दलपुंज अनेक बाह्य दलों को क्या कहते हैं? सेपल कहते हैं। बाह्य दलों से मिलकर बना होता है। ये चीज आपकी समझ में आई होगी। अब आगे अगर बात करेंगे तो दूसरा चक्र आ जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? दलपुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? दलपुंज या कोरोला कहते हैं। अच्छा, दलपुंज क्या होता है? दलपुंज बहुत सारे दल आपस में मिल करके क्या बनाते हैं? दलपुंज बनाते हैं। यह पुष्प का कौन सा चक्र होता है? दूसरा, क्योंकि प्रथम चक्र कौन सा है? ये वाला। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रथम चक्र। क्या कहते हैं? प्रथम चक्र। और द्वितीय चक्र आपका दलपुंज है। इसमें लिखा है दूसरा चक्र होता है जो अनेक दलों या पेटल्स का बना होता है, मिलकर बना होता है। इसका महत्वपूर्ण कार्य परागकण में कीटों को अपनी ओर क्या करना? आकर्षित करना है। यानी कि जो कीट होते हैं, कीटों को अपनी ओर आकर्षित करना किसका काम होता है? दलपुंज का। क्यों? क्योंकि ये जो दलपुंज होता है ये कैसा होता है भैया जी? ये रंगीन होता है। कैसा होता है? ये रंगीन होता है। और रंगीन होता है, कलर्ड होता है, तो ये क्या करता है? कीटों को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करता है। ठीक, यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे अगर हम पढ़ेंगे तो आगे हम लोग क्या देखेंगे कि जो पुमंग है, क्या जो पुमंग है या एंड्रोसियम है, इसका काम क्या होता है? पुमंग का। तो यहां पर लिखा है पुमंग या एंड्रोसियम।
पुमंग या एंड्रोसियम। एक चीज आप ध्यान रखना, जहां पर आपको पुमंग लिखा मिल जाए तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये क्या है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यानी कि नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है। लिखा है पुमंग पुष्प का तीसरा चक्र होता है। थर्ड चक्र कौन सा होता है? आपका पुमंग होता है। यह एक या एक से अधिक किससे मिलकर बना होता है? स्टेमेन से मिलकर बना होता है। पुमंग पुष्प का नर भाग होता है। कौन सा भाग होता है? नर भाग होता है। किसका? पुष्प का। ठीक। अगर हम बात करें पुंकेसर की, क्योंकि हम जानते हैं कि पुमंग जो होता है वो पुंकेसर से मिलकर बना होता है। क्योंकि अगर हम आपसे कहें, जैसे ध्यान देना, ये अगर हम कहें समूह, ये समूह, तो ये समूह किसका कहलाएगा? इसी समूह को कह देंगे भैया जी पुमंग। क्या कह देंगे? पुमंग कह देंगे या एंड्रोसियम कह देंगे। और अगर हम सिर्फ एक की इंडिविजुअल एक की बात करें तो एक क्या कहलाएगा? एक कहलाएगा आपका पुंकेसर। क्या कहलाएगा? एक आपका पुंकेसर कहलाएगा। ये चीज ध्यान रखना। आगे अगर बात करें, एक पुंकेसर के कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। दो कौन से होते हैं? एक परागकोश वाला भाग होता है और एक फिलामेंट या पुतंत वाला भाग होता है। परागकोश को क्या कहते हैं? एंथर कहते हैं। अगर हम बात करें पुंकेसर की, अगर हम बात करें किसकी? पुंकेसर की, तो ये आपका क्या है? ये पुंकेसर होता है। क्या होता है? पुंकेसर होता है। इस पुंकेसर में गौर करना, आप लोग ध्यान देना, एक ये भाग है और एक ये नीचे का भाग है। जो ऊपर का भाग होता है इसी को क्या कहते हैं? इसी को पराग कोष के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पराग कोष के नाम से। और ये जो नीचे का भाग होता है इसको क्या कहते हैं? इसको पुतंतु के नाम से जानते हैं। किस नाम से? पुतंतु के नाम से जाना जाता है। यहां तक आपको क्लियर हो गया? ध्यान रखना, यहां पर बीच में योजी लगा होता है। क्या लगा होता है? संयोजी। क्या? संयोजी। ये संयोजी होता है। तो तीन पार्ट होते हैं, एक परागकोश होता है, बीच में संयोजी होता है और पुतंत होता है। ये तीनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? पुंकेसर का। हम इसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? ध्यान देना एक बात, अगर हम इसको कहने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं क्या? परागकोश। क्या? परागकोश प्लस पुतंतु। पुतंतु, और ये दोनों मिलकर बना लेंगे क्या? पुंकेसर। क्या बना लेंगे? पुंकेसर। ठीक। तो परागकोश और पुतंतु आपस में जब मिलेंगे तो निर्माण हो जाएगा किसका भैया जी? पुंकेसर का निर्माण हो जाएगा। और ये जो पुंकेसर होता है ये क्या होता है? ये नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, आगे 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 अगर हम बात करेंगे आगे, तो आगे हम लोग बात करेंगे जायांग के बारे में। किसके बारे में जब बात करेंगे भैया जी? जायांग के बारे में बात करेंगे। अच्छा, जायांग की अगर हम बात करें, अगर हम जायांग की बात करें तो जायांग जो होता है, जायांग ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है या मादा जननांग का प्रतिनिधित्व करता है एक फ्लावर के अंदर। इसमें लिखा है यह पुष्प का कौन सा चक्र है? चौथा चक्र होता है, वह आखिरी चक्र होता है। चौथा आखिरी चक्र। एक पुष्प में 4 चक्र पाए जाते हैं। प्रथम बाह्य दलपुंज, द्वितीय दलपुंज, तृतीय पुमंग और चौथा आपका क्या हो जाएगा? जायांग हो जाएगा। आगे लिखा है यह पुष्प का मादा भाग होता है। कौन सा भाग होता है? मादा भाग होता है। जायांग एक या एक से अधिक स्त्री केसरों से मिलकर क्या होता है? बना होता है। स्त्री केसर को अगर हम बात करें क्या कहते हैं? तो कार्पल कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्पल्स कहते हैं। मिलकर बने होते हैं। इसके 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। अब हम देखेंगे 3 भाग कौन से होते हैं। 3 भाग तो हम लोग देखेंगे। प्रथम भाग जो होता है उसको क्या कहते हैं? सबसे ऊपरी भाग को वर्तिकाग्र कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं। और जो द्वितीय भाग होता है उसको क्या कहते हैं? वर्तिका या स्टाइल कहते हैं। और जो थर्ड नंबर का होता है उसको क्या कहते हैं? अंडाशय। और इसी अंडाशय के अंदर मौजूद होता है भैया जी क्या? बीजांड। क्या मौजूद होता है? बीजांड। अब अगर हम इधर बात करेंगे, इधर तो इधर देखेंगे ये एक पार्ट दिखाई पड़ रहा है। ये जो पार्ट दिखाई पड़ रहा है इसी पार्ट को क्या बोला गया है? इसी पार्ट को ध्यान देना, ये जो पार्ट हमको दिखाई पड़ रहा है इसी पार्ट को भैया जी क्या बोला गया है? इसी पार्ट को बोला गया है वर्तिकाग्र। क्या बोला गया है? वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र।
ये वर्तिकाग्र वाला पार्ट हो गया। अब अगर हम बीच का पार्ट देखेंगे, ये वाला बीच का पार्ट, तो बीच वाले पार्ट को क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं। और जो ये यहां से लेकर के यहां तक का पार्ट है, इस पार्ट को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं भैया जी अंडाशय। क्या कहते हैं? इसी को अंडाशय कहते हैं। तो आपकी समझ में आया, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? यही तीनों मिलकर भैया जी क्या बनाते हैं? स्त्री केसर बनाते हैं। स्त्री केसर बनाते हैं। तो स्त्री केसर के मुख्य कितने भाग होते हैं? 3 होते हैं, वर्तिका और अंडाशय। स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी, ये 3 पार्ट होते हैं। और इसी अंडाशय के अंदर जो ये संरचना दिखाई पड़ रही है, ध्यान देना, ये संरचना, इसी संरचना को क्या बोला गया है? इसी संरचना को भैया जी बीजांड बोला गया है। बीजांड क्या बोला गया है? बीजांड। यहां पर ध्यान देंगे, ये तो जो डायग्राम है एनसीईआरटी का है, ये आपका जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है, दोहरा निषेचन, उसका डायग्राम आ गया है। अगर हम बात करेंगे, ये ऊपर तो ये परागकण होते हैं, इनको छोड़ देंगे, यहां से हम काउंट करेंगे तो पहला वर्तिकाग्र हो जाएगा। दूसरा आपका अगर बात करेंगे तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये वर्तिका हो जाएगा, और ये अंडाशय हो जाएगा, और अंडाशय के अंदर क्या हो जाएगा? बीजांड हो जाएगा। यहां तक आपको कोई डाउट हो तो आप बता सकते हो, वरना हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे तो इसमें हम पढ़ेंगे, अब हम आगे जब देखेंगे तो आगे हम लोग इसी में पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे निषेचन पूर्व घटना के बारे में, एक पढ़ेंगे, देखो लिखा है ये सभी घटनाएं क्रमिक रूप से 3 अवस्थाओं में क्या होती हैं? पूर्ण होती है। 3 अवस्थाओं में। पहला निषेचन पूर्व घटना, यानी निषेचन के पहले की घटना। अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं निषेचन पूर्व में कि नर व मादा युग्मक मिलने से पहले की घटना। नर व मादा युग्मक मिलने से पहले की घटना को क्या कहते हैं? निषेचन पूर्व घटना कहते हैं। ठीक, आगे अगर बात करेंगे तो क्या होगा? निषेचन होगा। निषेचन में क्या होगा? इसमें नर युग्मक प्लस मादा युग्मक आपस में क्या होंगे? मिलेंगे, और मिलकर क्या बनाएंगे? युग्मनज बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। अगर निषेचन पश्च की बात करें, निषेचन पश्च की, तो निषेचन होने के बाद क्या? निषेचन होने के बाद की घटना, निषेचन होने के बाद की घटना क्या कहलाएगी? निषेचन पश्च घटना कहलाएगी। जिसमें क्या होगा? जो ये युग्मनज बनेगा, जाइगोट बनेगा, इसी का क्या होगा? विकास होगा। इसमें बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलेंगे, और आगे चल के ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? एक फ्रूट या फल में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक, अब आगे हम लोग देखेंगे। आगे अगर हम बात करें तो आगे हम लोग देखने वाले हैं पुमंग के बारे में। किसके बारे में? पुमंग या एंड्रोसियम के बारे में। लिखा है पुमंग पुष्प का नर जननांग होता है। पुमंग की इकाई को क्या कहते हैं? पुंकेसर या लघु बीजाणु पर्ण कहते हैं। आवृत बीजी पुष्पों का परागकोश कितनी पालियों में? 2 पालियों वाला, या 2 पालियों में विभक्त होता है। आगे लिखा है अतः आवृत बीजी परागकोश द्विपालित संरचना होती है। कैसी होती है? द्विपालित संरचना होती है, बाइलोब्ड संरचना होती है। आगे अगर बात करेंगे, प्रत्येक परागकोश या पाली में क्या होते हैं? 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, और इन्हें परागपुट या परागपुटी या लघु बीजाणुधानी कहते हैं। लघु बीजाणुधानियों के अंदर परागकणों या लघु बीजाणुओं का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक, आगे अगर हम बात करेंगे किसकी? परागकोश की, ध्यान देना, परागकोश की। तो परागकोश की अगर हम बात करें भैया जी, तो ध्यान देना आप लोग
कि हमने आपसे कहा ये जो पूरी संरचना है, इसी संरचना को हमने क्या कहा, परागकोश कहा। अब इस संरचना में जब हम देखेंगे, ध्यान से अगर देखोगे इसको, तो इसमें दो पालियां नजर आएंगी, एक और एक, दो। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया है, यह कैसा होता है, द्विपालित होता है, द्विपालित होता है, द्विपालित होता है। आगे अगर हम बात करेंगे, अगर इसको हम कट करते हैं 20 से, अगर इसको हम 20 से कट करते हैं, तो 20 से कट करने पर हमको कैसा दिखेगा, तो 20 से जब कट करेंगे तो यही संरचना हमको कुछ इस शेप में दिखाई पड़ेगी। इसे अगर हम 20 से कट करेंगे तो कैसे कट करेंगे, ध्यान देना। इसे हमने कहा ये 20 से क्या कर दिया, कट कर दिया। अब कट करने के बाद जो हमको संरचना इसमें दिखाई पड़ेगी, वो कैसी संरचना भैया जी दिखाई पड़ेगी, इस शेप की संरचना दिखाई पड़ेगी। कैसी, इस शेप की। अब ये जो संरचना हमें दिखाई पड़ रही है, इसमें ध्यान देना, हमने कहा था कि ये एक पाली है और एक दूसरी पाली है। पहली पाली इसमें भी ये हो गई और ये दूसरी पाली हो गई। अब एक पाली में कितने प्रकोष्ठ दिखाई पड़ रहे हैं, देखो यहां पर लिखा था प्रत्येक परागकोश पाली में कितने होते हैं, 2 प्रकोष्ठ होते हैं। कितने हैं इसमें, एक और एक, 2। कितने हैं, एक और एक, 2 है या नहीं है, और इधर एक और एक मिलकर क्या है, 2। तो कितने प्रकोष्ठ हो गए, 2 प्रकोष्ठ होते हैं। दूसरा पॉइंट लिख लोगे, प्रत्येक पाली में 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, प्रत्येक पाली में भैया जी कितने प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। ये चीज ध्यान रखना। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहां तक अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ आप, इसको हम दोबारा बताने का काम करेंगे। हमने परागकोश का ये डायग्राम बनाया। परागकोश कौन सा होता है, जो पुंकेसर का ऊपरी भाग होता है। जो लोग कंफ्यूज हैं यहाँ पर, वो लोग ध्यान से देखना, ये वाला जो भाग है, ये इसी को हमने क्या कहा है, परागकोश कहा है, परागकोश कहा है, परागकोश। और इसी परागकोश को अगर हम कट करेंगे तो देखेंगे 1, 2, 3 और 4 कोष्ठ दिखाई पड़ते हैं। कितने कोष्ठ, 4 कोष्ठ। ठीक, अब आगे हम बढ़ते हैं। आगे बढ़कर क्या देखते हैं, आगे जब पढ़ेंगे, देखो ये अभी समझ में आ जाएगा अच्छे से, दिक्कत वाली बात नहीं है कोई। आगे हम लोग देखेंगे परागकोश की संरचना के बारे में। परागकोश की संरचना, इसमें देखेंगे एक परागकोश द्विपालित होता है। पहला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट। प्रत्येक में कोष्ठ होता है। कितने कोष्ठ होते हैं प्रत्येक पाली में, 2 कोष्ठ होते हैं। पूर्ण परागकोश एक चतुष्कोणीय संरचना होती है, या कह सकते हो चतुष्कोष्ठीय संरचना होती है। इसके चारों कोनों पर एक एक लघु बीजाणुधानी होती है। लघु बीजाणुधानियों में लघु बीजाणुओं तथा परागकणों का क्या होता है, निर्माण होता है। अगर ध्यान देंगे तो हम लोग ध्यान क्या देंगे, इसमें गौर करेंगे आप लोग सही से। इसमें हमको देखेंगे तो इसमें हमको क्या देखने को मिल रहा है, एक ये पाली है, एक ये पाली है और एक ये पाली है या नहीं है। तो ये क्या है, ये पाली है, ये क्या है, ये पालियां है। अब इसमें हम देखेंगे तो एक पाली में एक ये वाली और एक ये वाली, इधर दूसरे में एक ये और एक ये। तो कितने कोष्ठ हैं, अगर कोष्ठ की बात करी जाए तो कितने कोष्ठ हैं, 4 कोष्ठ। कितने कोष्ठ हैं, 4 कोष्ठ हैं। तो 4 कोष्ठ होते हैं किसमें, एक परागकोश के अंदर। और परागकोश में अगर एक पाली की बात की जाए तो कितने कोष्ठ होते हैं, 2 कोष्ठ होते हैं। ठीक, अब ये जो 4 कोष्ठ होते हैं, यही आगे चलकर क्या कहलाते हैं, लघु बीजाणुधानी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, लघु बीजाणुधानी। और इसी लघु बीजाणुधानी के अंदर निर्माण होता है किसका, पराग।
इसी लघु बीजाणुधानी के अंदर भैया जी निर्माण होता है किसका? पराग पुटी का। किसका? पराग पुटी का, या पॉलन सैक का निर्माण होता है। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? अगर दिक्कत हो तो बताओ, इसको दोबारा बताया जाए। और ये यहां पर देखोगे, यहां पर जो है, यहां पर लगा होता है क्या? संयोजी। संयोजी, संयोजी, ये। ठीक, अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। आगे हम लोग क्या देखेंगे? ध्यान दोगे, आगे हम लोग देखेंगे कि परागकोश जो होता है, इसको अगर ओपन करके हम देखेंगे, परागकोश को अगर हम ओपन करके देखेंगे तो कैसा दिखेगा? तो इसमें हम लोग लिख लेते हैं किसकी संरचना? लघु बीजाणु धानी की संरचना। लघु बीजाणुधानी की संरचना। अगर लघु बीजाणुधानी की हम लोग संरचना की बात करेंगे, लघु बीजाणुधानी में, तो इसमें हम लोग देखेंगे 1 2 3 4, ये क्या पाई जा रही है? इन्हीं को कहा गया है क्या? लघु बीजाणुधानी। क्या कहा गया है? लघु बीजाणुधानी कहा गया है। ध्यान रखना, इसी लघु बीजाणुधानी के अंदर क्या होता है? पराग पुटी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? प्रत्येक लघु बीजाणुधानी के अंदर पराग पुटी का निर्माण होता है। ये इसी के अंदर निर्माण होता है किसका? पराग पुटी। पराग पुटी का क्या होता है? इसी के अंदर निर्माण होता है, और इस पराग पुटी के अंदर कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसी पराग पुटी के अंदर कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं अपरिपक्व, जिनको क्या कहते हैं? अधोस्तरीय कोशिका। अधोस्तरीय कोशिका, अधोस्तरीय कोशिका कहते हैं। और ये अधोस्तरीय कोशिका जो होती है, इसी के अंदर कहां पर पाई जाएंगी? अगर आपसे पूछा जाए तो इसी के अंदर ये छोटी छोटी आमिचोर, पराग पुटी के अंदर कौन सी कोशिकाएं पाई जाएंगी? अधोस्तरीय कोशिकाएं पाई जाएंगी। अधोस्तरीय कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं। और ये जो अधोस्तरीय कोशिकाएं होती हैं, ये कैसी होती हैं? तो ये कैसी होती है भैया जी? ये 2n होती है। कैसी होती हैं? 2n होती है, या द्विगुणित होती है। यहां तक आपको क्लियर हुआ? यहां तक अगर कोई दिक्कत हो तो आगे आपको बताया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे लघु बीजाणुधानी की संरचना के बारे में। लघु बीजाणुधानी की संरचना के बारे में, लघु बीजाणुधानी की अगर संरचना के बारे में बात करेंगे तो लिखा है लघु बीजाणुधानी की संरचना। लघु बीजाणुधानी का निर्माण 4 परतों से मिलकर होता है, या 4 परतों से बनी होती है क्या? लघु बीजाणुधानी। जो सबसे पहली परत होती है उसको क्या कहते हैं? बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस कहते हैं। यह सबसे बाहरी एक परतीय चपटी सतह होती है, या सबसे बाहर पाई जाती है। सबसे बाहर से जो कवरिंग होती है उसको क्या कहते हैं? बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस कहते हैं। फिर सेकेंड नंबर पर अंतस्थीसियम या इंडोथीसियम आती है। यह दूसरी एक परतीय होती है। ये परागकोश के स्फुटन में क्या होती है? सहायक होती है। जब परागकोश परिपक्व हो जाएगा, परागकण बन जाएंगे, तो फटेगा या नहीं फटेगा? फटेगा ना। जब फटेगा तभी तो परागकण बाहर निकलेंगे, और जब परागकण बाहर निकलेंगे तभी तो पॉलिनेशन का प्रोसेस हो पाएगा। तो परागकोश के स्फुटन में अगर बात करें कौन सी परत काम करती है? अंतस्थीसियम। आगे हम लोग देखेंगे मिडिल लेयर या मध्य परत। यह परत 3 से 5 स्तरीय होती है। यह परत 3 से 5 स्तरीय का मतलब ये हो गया कि इसमें क्या होगा? एक स्तर भी हो सकता है, दूसरा स्तर भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, और चौथा भी। यह 5 स्तर भी पाए जा सकते हैं। ठीक, और सबसे लास्ट जो सबसे आखिरी परत होती है उसको टेपिटम कहते हैं। यह पिरामिड आकार की एक स्तरीय क्या होती है? परत होती है। कितने स्तरीय होती है? एक स्तरीय। तो आपसे अगर पूछा जाए कि सबसे आंतरिक परत टेपिटम, सबसे पहली परत बाह्य त्वचा, बीच की मध्य परत इंडोथीसियम। बीच की मध्य परत और इंडोथीसियम का काम क्या होता है? तो परागकोश के स्फुटन में, किसमें? परागकोश के स्फुटन में। और क्या करेंगी? सुरक्षा देंगी। किसको? परागकोश को सुरक्षा प्रदान करती है।
सुरक्षा प्रदान करेंगे। और किसको सुरक्षा प्रदान करेंगी? परागकोश को। ठीक, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे अगर हम बढ़ेंगे तो आगे हम देखेंगे जो टेपिटम होती है, क्या जो टेपिटम होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेपिटम के कार्य क्या होते हैं? टेपिटम के कार्य क्या होते हैं? तो पहला पॉइंट है, यह विकसित हो रहे लघु बीजाणु को क्या करती है? पोषण। बहुत इंपॉर्टेंट है, पोषण प्रदान करती है, इसीलिए इसको नर्स टिश्यू के नाम से भी जाना जाता है, नर्स टिश्यू। ठीक, आगे अगर बात करेंगे, यह परागकीट का निर्माण करती है, यह परागकीट का निर्माण करती है, यह पॉलन किट का निर्माण करती है। पॉलन किट होता क्या है? तो यह एक चिपचिपा यह एक चिपचिपा पदार्थ होता है, जो पॉलन किट होता है यह एक चिपचिपा पदार्थ होता है। चिपचिपा होता है तभी तो जब परागकोश फटता है और अक्रॉस पॉलिनेशन के लिए कोई ना कोई माध्यम की आवश्यकता होती है। जब कीट आते हैं और परागकोश पर बैठते हैं तो परागकण इसी पदार्थ के कारण ही तो क्या होते हैं? उसके पैरों में चिपक जाते हैं और पॉलिनेशन का प्रोसेस हो जाता है। ठीक, आगे अगर बात करेंगे तो लिखा है थर्ड पॉइंट पर, टेपिटम एक स्पोरोपोलेनिन नामक प्रोटीन स्रावित करता है। स्पोरोपोलेनिन नामक प्रोटीन स्रावित करता है। अच्छा, ये स्पोरोपोलेनिन होता क्या है? स्पोरोपोलेनिन ध्यान रखना, प्लांट किंगडम का सबसे कठोर पदार्थ, क्या? पादप जगत का सबसे कठोर पदार्थ, पादप जगत का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? स्पोरोपोलेनिन होता है, ये चीज ध्यान रखना। और स्पोरोपोलेनिन क्या करता है? जो परागकणों को वर्षा, धूल, सर्दी, गर्मी, मिट्टी कण आदि सभी से क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। आगे लास्ट पॉइंट हो जाएगा, यह कैलेज नामक एंजाइम का क्या करता है? स्राव करता है। लघु बीजाणु के स्फुटन में भी क्या होता है? सहायक होता है। अच्छा, ये जो कैलेज एंजाइम है ये क्या करता है? तो हम लोग जानते हैं कि जो लघु बीजाणु ऊतक होते हैं, लघु बीजाणु ऊतक या लघु बीजाणु मात्र कोशिका, उनके ऊपर क्या होता है? एक कैलोज का आवरण चढ़ जाता है। उन कोशिकाओं के ऊपर एक कैलोज नामक आवरण चढ़ जाता है। उसी आवरण को तोड़ने का काम कौन करता है? कैलेज नामक जो हार्मोन होता है ये उसी को, एंजाइम जो होता है ये उसी को क्या करता है? तोड़ने का काम करता है। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे। अब आगे हम देखेंगे लघु बीजाणु जनन के बारे में। किसके बारे में? लघु बीजाणु जनन के बारे में। लघु बीजाणु जनन में हम लोग पढ़ेंगे लघु बीजाणु धानी के परिपक्व होने पर कौन सा प्रोसेस होता है। ठीक, तो लघु बीजाणु जनन के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।